गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एमए फाइनल की इस क्लास में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे बात करेंगे। बच्चों, आप सब जानते हैं कि डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जो दीर्घकाल तक किसी देश में संपन्न होता है। लेकिन डेवलपमेंट की बात करना जितना सरल है, डेवलपमेंट को मेजर करना उतना ही कठिन है। बहुत लंबे समय से अर्थशास्त्रियों में इस बात पर काफ़ी वाद विवाद रहा है कि डेवलपमेंट को कैसे मेजर किया जाए। जब शुरू में डेवलपमेंट को मेजर करने की बात आई, तो नेशनल इनकम को सबसे अच्छा क्राइटेरिया माना गया। जो वास्तविक राष्ट्रीय आय है, उसकी गणना करके देखा जाता था कि एक देश विकास के किस स्तर पर है, और दो देशों की राष्ट्रीय आय की तुलना करके ये जान लिया जाता था कि कौन सा देश अधिक विकसित है और कौन सा देश कम विकसित है। उसके बाद पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय को विकास का क्राइटेरिया माना गया। प्रति व्यक्ति आय बहुत लंबे समय तक डेवलपमेंट को मेजर करने का एक व्यवस्थित मापदंड समझा गया। लेकिन समय के साथ इस क्राइटेरिया पे की भी आलोचना हुई और कल्याण का स्तर, प्रति व्यक्ति निवेश का स्तर, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को देखते हुए विकास की गणना करने के लिए अलग अलग मापदंड विकसित किए गए। लिप्से, जो एक मशहूर विकास अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने विकास के मापन के लिए कई सारे मापदंडों के बारे में हमें जानकारी दी। इस पिछली सदी के प्रारंभ में कई नए विकास के मापदंड विकसित हुए। उसमें फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स को काफ़ी मान्यता प्राप्त हुई। मॉरिस ने क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स के बारे में बात की और सिर्फ आय को न लेकर अन्य कई क्राइटेरियाज को शामिल करते हुए किसी देश के विकास के स्तर को मापने का प्रयास किया। उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या मानव विकास सूचकांक की अवधारणा विकसित हुई, और आज के समय में किसी भी देश के विकास को मापने के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सबसे अधिक स्वीकृत मापदंड के रूप में जाना जाता है। विकास के एक बेहतर मापक के रूप में 1990 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या मानव विकास सूचकांक को विकसित किया गया, और यूएनडीपी ने अपनी फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में से सम्मिलित किया। मानव विकास सूचकांक अभी के समय में विकास के मापन का सर्वश्रेष्ठ इंडिकेटर माना जाता है। यह सिर्फ प्रति व्यक्ति आय या सकल राष्ट्रीय उत्पाद नहीं, वरन क्वालिटी ऑफ लाइफ के 3 इंडिकेटर्स के ऊपर बेस्ड है। मानव विकास सूचकांक के जो 3 मुख्य सूचक हैं, उसमें फर्स्ट है लॉन्गेविटी या जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। किसी भी जन्म लिए गए व्यक्ति के लिए एक दीर्घ जीवन जीना एक बेहतर क्वालिटी के सूचक के रूप में माना जाता है। दूसरा सूचक है नॉलेज या ज्ञान। ज्ञान को शैक्षणिक स्तर या 2 सूचकों से को सम्मिलित करके बनाया गया है। पहला है वयस्क साक्षरता या एडल्ट लिटरेसी रेट, और दूसरा है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो या सकल नामांकन अनुपात। जब हम वयस्क साक्षरता की बात करते हैं, इसके अंतर्गत 15 वर्ष से ऊपर की आयु के वो सभी सदस्य सम्मिलित किए जाते हैं जो कम से कम कुछ सेंटेंस लिख और पढ़ सकते हों। वयस्क साक्षरता को 2/3 वेट प्रदान किया गया है। सकल नामांकन अनुपात शिक्षा को एक्सेस करने की कैपेसिटी को बताता है। इसको 1/3 वेट प्रदान किया गया है, और जो एनरोलमेंट है उसे 3 स्तर के ऊपर नापा जाता है। प्राइमरी एजुकेशन के लेवल पे, सेकेंडरी एजुकेशन के लेवल पे और यूनिवर्सिटी लेवल पे। प्राथमिक विद्यालय का नामांकन अनुपात, उसके बाद माध्यमिक और सेकेंडरी स्कूल लेवल पे नामांकन अनुपात, और हायर एजुकेशन में नामांकन अनुपात को सम्मिलित करते हुए ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो कैलकुलेट किया जाता है। तीसरा जो सूचक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाने के लिए सम्मिलित किया गया है, वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या जीवन स्तर को
माना गया है। जीवन स्तर के मापन के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जीडीपी पर कैपिटा, जो रियल जीडीपी पर कैपिटा है, वास्तविक जीडीपी पर कैपिटा से तात्पर्य यह है कि जो कीमत वृद्धि है उसके प्रभाव को एलिमिनेट करते हुए रियल जीडीपी पर कैपिटा को कैलकुलेट किया जाता है। रियल जीडीपी पर कैपिटा को भी परचेजिंग पावर पैरिटी के साथ स्टैंडर्डाइज किया गया है। क्योंकि अलग अलग देशों में कीमत के स्तर अलग अलग होते हैं, उसके प्रभाव को एलिमिनेट करने के लिए परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर प्रति व्यक्ति वास्तविक राष्ट्रीय उत्पाद कितना है, इसके आधार पर एक देश में जीवन स्तर को कैलकुलेट किया जाता है। ये तीन जो सूचक हैं, लॉन्गेविटी, ज्ञान का स्तर और गुणवत्ता युक्त जीवन, इन तीनों को समान वेट देते हुए, इन तीनों सूचकों को सम्मिलित करते हुए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कैलकुलेट किया जाता है। और दुनिया के जितने भी देश हैं उनको एक सूची में उनके वेट के आधार पर उनकी गणना की जाती है और उन्हें रैंक प्रदान की जाती है, जिसके आधार पर ये देखा जा सकता है कि उस देश में मानव विकास का स्तर कितना है और अन्य देशों से उसकी तुलना करना भी संभव होता है। इन तीनों सूचकों को लेकर जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हमें यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, यूएनओ के द्वारा 1997 में हर सूचक का एक मिनिमम और मैक्सिमम लेवल डिसाइड किया गया है, ताकि हम जो भी एक देश के आंकड़े हैं उन्हें स्टैंडर्डाइज कर सकें और दो देशों के मानव विकास की तुलना कर सकें। जब हम लॉन्गेविटी की बात करते हैं तो 25 वर्ष जन्म के समय एक्सपेक्टेड आयु को मिनिमम आयु कंसीडर किया गया है और 85 वर्ष आयु को मैक्सिमम आयु के रूप में माना गया है। यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी की मिनिमम वैल्यू इज 25 ईयर्स एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 85 ईयर्स। जब हम ज्ञान के स्तर की बात करते हैं तो 2/3 वेट वाले एडल्ट लिटरेसी को में 0 लिटरेसी को मिनिमम और 100% लिटरेसी रेट को मैक्सिमम वैल्यू असाइन की गई है। इसी प्रकार सकल नामांकन अनुपात में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में भी 0 नामांकन अनुपात को मिनिमम वैल्यू और 100% नामांकन अनुपात को 100 वैल्यू असाइन की गई है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में जब हम परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर प्रति सकल राष्ट्रीय उत्पाद को देखते हैं तो $100 आय को मिनिमम वैल्यू और $40,000 प्रति व्यक्ति वास्तविक उत्पाद को अधिकतम वैल्यू असाइन की गई है। इन मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज को ध्यान रखते हुए देश की स्थिति किस बिंदु पर है उसकी गणना की जाती है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए हर सूचक का पहले हमें इंडिविजुअल इंडेक्स कैलकुलेट करना होता है। इंडेक्स के कैलकुलेशन का एक स्वीकृत फॉर्मूला है जिसमें हम एक्चुअल वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू लेते हैं। एक्चुअल वैल्यू यानी उस देश में उस सूचक का क्या स्तर है, फिर संबंधित सूचक का मिनिमम वैल्यू क्या है और उसे हम उस सूचक की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम लॉन्गेविटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ को लेते हैं, सपोज भारत में 73 वर्ष इस समय लाइफ एक्सपेक्टेंसी है एवरेज, और मिनिमम वैल्यू हम जानते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी की 25 वर्ष है। तो डायमेंशन इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ के लिए हम क्या करेंगे, 73 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 85 माइनस 25, जो कि इस सूचक की अधिकतम और न्यूनतम वैल्यूज हैं।
इससे हमें लॉन्गेविटी के सूचक का एक गुणांक प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार हम बाकी दोनों जो हैं, ज्ञान का स्तर और जीवन स्तर, तीनों के लिए हम एक एक डायमेंशन इंडेक्स कैलकुलेट कर लेंगे। इनको कैलकुलेट करने के बाद तीनों सूचक का जो सिंपल एवरेज है, यानी तीनों सूचक का जो कोएफिशिएंट है, उसको जोड़ के यदि हम 3 से डिवाइड करते हैं तो जो कोएफिशिएंट या गुणांक हमें प्राप्त होगा वो पर्टिकुलर देश का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के रूप में जाना जाएगा। ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कोएफिशिएंट प्राप्त होता है, इसका मूल्य 0 से 1 के बीच में पाया जाता है और हर देश का तीनों का जब एवरेज निकाला जाता है तो वो कोएफिशिएंट हमें उस देश में मानव विकास के स्तर के बारे में संबंधित जानकारी और अन्य देशों की तुलना में उसके स्तर के बारे में जानकारी प्रदान करता है। जैसा मैंने आपको बताया कि जो HDI की वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में पाई जाती है। 0 से 0.5 तक के बीच में अगर HDI का कोएफिशिएंट होता है तो उसे निम्न स्तर का मानव विकास माना जाता है। बहुत सारे एशिया और अफ्रीका के देश निम्न स्तर के मानव विकास की कैटेगरी में पाए जाते हैं। अगर HDI की वैल्यू 0.5 से 0.8 के बीच में आती है तो उसे मध्यम स्तर का मानव विकास कंसीडर किया जाता है। भारत, श्रीलंका आदि देश मध्यम स्तर के मानव विकास की कैटेगरी में पाए जाते हैं। अगर HDI कोएफिशिएंट 0.8 या उससे अधिक है, 1 तक के बीच के जितने भी देश हैं, उसे हम उच्च स्तर का मानव विकास कंसीडर करते हैं। उच्च स्तर का मानव विकास की कैटेगरी में अमेरिका और यूरोप के बहुत सारे देश पाए जाते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इस मायने में एक बेहतर सूचकांक माना जा सकता है कि ये हमें न सिर्फ एक देश के मानव विकास के कोएफिशिएंट के बारे में बताता है, यह सिर्फ प्रति व्यक्ति आय न लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा सकल नामांकन और वयस्क साक्षरता से पता चलती है और स्वास्थ्य हमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ से पता चलता है। इन सारे सूचकों को सम्मिलित करते हुए किसी देश में मानव विकास के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है। दूसरी बात, इस इंडेक्स के द्वारा दुनिया के देशों के मानव विकास के सापेक्षिक स्तर, उनके रिलेटिव डेवलपमेंट के बारे में भी हमें जानकारी मिल पाती है। अन्य देशों की तुलना में किसी पर्टिकुलर देश ने कितना विकास किया, ये इस सूची में उसकी रैंक के द्वारा हमें पता चल जाता है। और आज के समय में UNDP के द्वारा प्रति वर्ष ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का बताया जाता है, जिससे एक देश अपने विकास के स्तर की तुलनात्मक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। HDI को इतना अच्छा इंडेक्स होते हुए भी बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने HDI की बहुत सारी सीमाएं या आलोचनाएं भी की हैं। सबसे पहले प्रोफेसर अमर्त्य सेन की बात की जाए, उन्होंने इसे एक बहुत ही क्रूड इंडेक्स बताया है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन का कहना है कि किसी एक इंडिकेटर का एक वैल्यू किसी देश के समग्र विकास के बारे में जानकारी देने में समर्थ नहीं है, क्योंकि एक कोएफिशिएंट हमें ये नहीं बता सकता या एक सिंपल नंबर से हम किसी देश में डेप्रिवेशन कितना है और वास्तविक मानव विकास कितना है, ये जानकारी जुटाने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। दूसरा, जो मेन आलोचना की जाती है कि HDI हमें एब्सोल्यूट डेवलपमेंट के बारे में नहीं बताता, ये हमें सिर्फ रिलेटिव पोजीशन बताता है कंट्री की। यानी अगर सभी देश विकास कर रहे हैं तो आप एक पर्टिकुलर देश का की जो रैंकिंग है वो उतनी ही रहते हुए भी उसमें विकास हो सकता है।
इस तरह के विकास के बारे में HDI से हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। तो एब्सोल्यूट अगर हमें जानकारी चाहिए कि विकास कितना हुआ है, तो आज भी प्रति व्यक्ति आय को, जो प्रति व्यक्ति वास्तविक उत्पाद है किसी देश में, उसे विकास का एक बेहतर सूचक माना जाता है। तीसरी आलोचना जो इस इंडेक्स की जाती है कि इसमें जो वेटिंग स्कीम है, अलग अलग सूचकों को जो भार प्रदान किए गए हैं वो आर्बिट्रेरी है। उसके बारे में कोई कोई एक मापदंड नहीं अपनाया गया या कोई लॉजिक नहीं है कि पर्टिकुलर भार इस सूचक को क्यों दिया गया। जैसे ज्ञान के स्तर में 2/3 एडल्ट लिटरेसी को और 1/3 ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो को दिया गया। इसका औचित्य ये सूचक बताने में समर्थ नहीं है। और इसके अतिरिक्त बहुत सारे अर्थशास्त्री ये आलोचना करते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो प्रति व्यक्ति आय की असमानता है, जो कि आज के समय में विकास के साथ जुड़ी हुई सबसे बड़ी समस्या है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जो डेवलप हो रहे हैं, जहाँ विकास हो रहा है, लेकिन विकास का लाभ जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा। सिर्फ थोड़ी सी पॉपुलेशन है जो विकास का बहुत सारा लाभ प्राप्त करती है, और एक बहुत बड़ा हिस्सा पॉपुलेशन का डेवलपमेंट के फ्रूट को प्राप्त करने से वंचित रह जाता है। चूँकि वेलफेयर या इनइक्वालिटी इस इंडेक्स में नहीं है, इस कारण से ये इस मापदंड के आधार पर विकास की व्याख्या करने में समर्थ नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगी कि आज के समय में जीवन की गुणवत्ता को देखने के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक सबसे स्वीकृत मापदंड के रूप में दुनिया के देशों के द्वारा अपनाया जा रहा है। थैंक यू।